नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और खास मुद्दा, जो कि काफी पॉलिटिसाइज्ड मुद्दा है वैसे तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इस पॉलिटिसाइज्ड मुद्दे के पीछे की कहानी। क्या जो इसमें टेक्निकलिटीज हैं, क्या चार्टर्स हैं, क्या एक्ट्स हैं जो कि क्या बातें करती हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे की और जानते हैं कि क्या 1947 में पंडित जवाहर जल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम और खास है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि वैसे तो ये एक पूरा का पूरा पॉलिटिसाइज्ड मुद्दा है और पार्लियामेंट में भी इसको काफी इस पर दलीलें चल रही हैं, काफी ज्यादा डिबेट्स हो रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिसाइज्ड मुद्दा के पीछे की जो कहानी है, जो पीछे का स्टैटिक पोर्शन है, वो हमारे एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस इशू के नजरिए से अगर हम इसको देखें तो। ठीक है। तो जी देखिए, मुद्दा ये था कि 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे के पूरे कश्मीर इशू को उठा करके वो यूएन तक ले गए थे अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। तो क्या जो ये स्टेप था, ये सही स्टेप था? क्या जो ये डिसीजन था, ये एक वाइज डिसीजन था? यही हमें डिस्कस करना है। और क्या लिखा था 35 में, क्या लिखा था 51 में, ये सारी चीजें जाननी है। 2019 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये इस बात पर आवाज उठाई थी कि जो ये पूरा का पूरा मुद्दा उठ करके यूएन गया था कश्मीर इशू का, वो गया था आर्टिकल 51 के अंडर, राइट। लेकिन अगर ये मुद्दा यूएन चार्टर आर्टिकल 35 के अंदर जाता तो शायद कुछ दूसरे सिनेरियोज होते और जो कि काफी बेहतर होते। तो पहली तो गलती यहां पर हुई उनके हिसाब से। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी जो हुआ है कल पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ है, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वापस से रिकॉल किया है इस पूरे मुद्दे को कि और ये बात भी पुख्ता की है कि नहीं, ये जो स्टेप था ये कहीं ना कहीं स्टेप गलत लिया गया कि भाई पूरे के पूरे कश्मीर इशू को उठाकर हम यूएन चार्टर में लेते गए और उसे एक पूरा इंटरनेशनलाइज्ड इशू बना दिया। जो बात दो देशों के बीच में सिमटनी थी, अब उस पूरे इशू पर पूरा का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये नाराजगी व्यक्त की है निर्मला सीतारमन जी ने। चलिए आइए जानते हैं इस मुद्दे के बारे में और समझते भी हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह जी हमेशा से ब्लेम करते आए हैं कांग्रेस को, जवाहरलाल नेहरू जी को, कि वही जो है कारण है जो भी कश्मीर में हो रहे डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए, और उन्हीं चीजों को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। ठीक है। तो जानते हैं कि क्या वाकई में ऐसा था और क्या हुआ कश्मीर में यूएन को लेकर, कश्मीर मुद्दे को लेकर यूएन में। ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है वो हमेशा से एक एडवाइजरी रोल प्ले करता है, राइट। वो भी पीस बिल्डिंग को लेकर के या कश्मीर रीजन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको लेकर के, सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के तहत, नॉट ओनली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। ठीक है। इंडिया जो है इस मैटर को लेकर जाता है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां पर पास होता है रेजोल्यूशन 39। ठीक है, 1948 में, जिसके तहत एक ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये क्यों, ये पूरी की पूरी जो यूनिट है वो रोल में आती है? ये यूनिट रोल में आती है टू इन्वेस्टिगेट कि whatever the issues are going and whatever the mediation is being taken place between those two countries, that is India and Pakistan। ठीक है। जो सीज फायर हॉस्टिलिटीज हुई थी, ठीक है, उसके लिए भी एक यूनिट स्टैब्लिश की गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएनएमओजीआईपी। और ये क्यों हुई? ये यूनिट इसलिए स्थापित की गई सो दैट इट कैन मॉनिटर द सीज फायर लाइन बिटवीन बोथ द नेशंस। ठीक है। तो स्टोरी यही थी यहाँ पर कि भाई उठ करके भारत जो है वो गया यूएन के पास और यूएन ने बदले में दो यूनिट्स जो हैं वो स्टैब्लिश कर दी। कौन कौन सी थी ये आपको समझ आ गया। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। अब आता है कि आखिर जो भी टर्म्स रखे यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने, उसको नेहरू जी ने क्यों मंजूरी दे दी या क्यों नेहरू जी उसको मान गए? तो देखिए, दिसंबर 1947 में ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश हुकूमत जो थी, उन्होंने नेहरू जी को सजेस्ट किया कि देखिए, अगर आप कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करना चाहते हैं
तो जब तक आप ये मुद्दा लेकर यूएन के पास नहीं जाओगे, आपका इश्यू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? और इसी प्रकार से सजेशन देते-देते ब्रिटिश हुकूमत ने कहीं न कहीं नेहरू जी को ये यकीन दिला दिया कि भाई देखो, ब्रिटिश हुकूमत ही जो है, जो आपको जो है इंटरमीडिएरी रोल निभाने के साथ-साथ आपकी मदद कर सकती है। और सिंस नेहरू जो हैं वो ऑलरेडी एक लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश हुकूमत के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और अलोंग विद दैट जो भी टर्म्स लाए गए माउंटबेटन जी द्वारा, जो कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है? फर्स्ट गवर्नर थे। इनके द्वारा जो भी टर्म्स रखे गए, नेहरू जी उनको मानते गए, ठीक है? इनफैक्ट नेहरू ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे के पूरे रेफरेंडम का आइडिया सामने रखा था कि भाई हमें पूरा का पूरा कश्मीर इश्यू जो है यूएन एजिस के सामने जो है हमें लाना चाहिए जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है? और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीफ है लोगों का कि सरदार पटेल जो थे उस वक़्त, उनको नेहरू के इस स्टेप से प्रॉब्लम थी, ठीक है? और वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे इस पूरे के पूरे मैटर को यूएन तक ले जाने के बारे में, और इनफैक्ट उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर हम अपने देश या आप अपने पड़ोसी देश के साथ कोई मुद्दा उसको लेकर के हम यूएन के पास जा रहे हैं या यूएन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो, ठीक है? अब बात आती है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या था? मतलब ऐसा इश्यू क्या था, मुद्दा क्या था जो कि पाकिस्तान के हित में था और हमारे अहित में, ठीक है? जिसने कि कहीं न कहीं एडवेंचरिज़्म का स्कोप दिया पाकिस्तान को, ठीक? तो देखिए इसको समझते हैं। आप ये इमेज देख सकते हो, ये इमेज हमें बताती है सबसे पहले तो 1940 से लेकर 2020 तक के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए भारत-पाकिस्तान के बीच में, उनका एक ये टाइम ग्राफ है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है? और बाकी मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कि भाई वो मुद्दा क्या था। तो देखिए जो डिस्कशंस हुए सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है? वहाँ पर ये कंप्लेन गई कि भाई पाकिस्तान की तरफ से अग्रेशंस हो रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, ठीक है? जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अनफ़ेवरेबल मोड़ ले लिया है। पाकिस्तान यहाँ पर कहीं न कहीं सक्सेसफुल हो गया, ये बताने में ब्रिटिश की मदद से और अमेरिकन मेंबर्स की मदद से, एक वेस्टर्न बायस बनाने में अगेंस्ट इंडिया, ठीक है? तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि एक तरफ हम अपनी कंप्लेन लेकर के गए और दूसरी तरफ जिनके पास हम कंप्लेन लेकर के गए हैं, वो लोग ऑलरेडी बायस्ड और साइड हो गए किसके? दी अपोजिट पार्टी के। ओके। पाकिस्तान ने इस मौके का पूरा पुरजोर जो है मिसयूज किया और आज तक भी वो इस बात का मिसयूज करता आया है फॉर द थर्ड पार्टी इन्वेंशन। और यही बात कहना है, इसी बात का जो हमारी एट प्रेजेंट सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी यही चीज कह रही है कि कहीं न कहीं हमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को स्कोप दे दिया, ठीक है? तो बेसिकली जो ये थर्ड पार्टी स्कोप है, इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं न कहीं हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, दो अब भारत इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लग गया है, ठीक है? उसके बाद ये था कि भाई देखिए ये एक पूरा इश्यू जो क्रिएट हो गया है, इसे ग्लोबल फोरम तक नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियली इंडियन इश्यू है और बहुत है तो पाकिस्तान का इश्यू है। तो 2 देश आपस में मिलकर सॉल्व करते। व्हाई टू इन्वॉल्व द होल यूएन बॉडी? वहाँ पर यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्यों इन्वॉल्व हैं? उनका क्या से है? जो गतिविधियाँ वो तो हमारे देश में हो रही हैं। सो हू आर दे? ठीक है, तो एक तो इस चीज़ को सबसे बड़ी गलती माना जाता है। यही मेन जो डिस्कशन का डिबेट का मुद्दा है, वो यही है। ठीक है? आर्टिकल 35 जो है बेसिकली यूएन चार्टर का, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके तहत अमित शाह जी ने ये मांग की थी कि शायद हमें इस आर्टिकल के थ्रू जाना चाहिए था रादर देन जो कि हम गए आर्टिकल 51 के तहत। इंडिया ने ये पॉइंट आउट भी किया था कि जम्मू और कश्मीर जो है वो ऑलरेडी इंडिया में एक्सीड हो चुका है, इंडिया को जॉइन कर चुका है। ये कब हुआ था? देखिए आपको मैं बता दूं 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, ठीक है, उस टाइम पर कश्मीर जो है उसने ना तो इंडिया को जॉइन किया और ना ही पाकिस्तान को, ठीक है। कश्मीर का डिसीजन था इंडिपेंडेंट रहना, ओके। बट ये जानते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, ठीक है। और इस अटैक के बाद जो यहाँ के राजा थे हरि सिंह जी, वो आए इंडिया के पास मदद मांगने फॉर हेल्प, और इंडिया ने इन्हें हेल्प दी और हेल्प के ही बाद इन्होंने ये डिसाइड किया हेल्प लेने के बाद कि भाई हम इंडिया में एक्सीड करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ पर ये कहना है कि अगर जम्मू और कश्मीर ऑलरेडी इंडिया में एक्सीड कर चुका है, ऑलरेडी इंडिया का पार्ट हो चुका है, तो पाकिस्तान अगर उस पर अग्रेशन करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि भाई देखिए
हुआ क्यों गया ये पूरा मुद्दा जो यूएन के पास, वो यही था कि इंडिया का मानना था कि पाकिस्तान जो स्टेप ले रहा है उससे कहीं न कहीं वो अग्रेशन दिखा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। आप खुद सोचो, अगर कोई देश है, ठीक है? कोई पार्ट हमारे में एक्सीड हो जाए, हमारे देश का मेंबर बन जाए और उसके बाद अगर पड़ोसी देश उस पर आक्रमण करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आक्रमण इंडिया के अगेंस्ट है, ठीक है? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान के इस स्टेप से काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ियस भी रहती है और उन्होंने आगे बढ़ा प्रिंसिपल्स एंड एम्स ऑफ चार्टर 51 के तहत, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल में और फिर आया हमारा चार्टर एक्ट आर्टिकल 35 ऑफ द यूएन चार्टर बेसिकली, जिसके तहत एक्चुअली में हमें जाना चाहिए था, जो कि अमित शाह जी कहते हैं। तो आखिर क्या वो बातें हैं जो आर्टिकल 35 और आर्टिकल 51 कहता है? वो क्या ये दोनों आर्टिकल्स क्या बातें करते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ये कहना है इन आर्टिकल्स का कि अगर कोई पार्टीज़ हैं जो कि डिस्प्यूट में हैं, ठीक है? और वो डिस्प्यूट किस चीज़ को रेज़ देता है? वो डिस्प्यूट कहीं न कहीं जन्म देता है पोटेंशियल फॉर एंडेंजरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि आपके सिर्फ़ 2 देशों का मुद्दा नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को कहीं न कहीं देख रहा है और वो अगर मैटर रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है? या किसी भी पीसफुल मीन्स से, तो उन्हें एक रीजनल एजेंसी की मदद लेनी चाहिए, ठीक है? ये कहता है हमारा आर्टिकल, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल भी स्टेप इन कर सकती है विद और विदाउट द इन्विटेशन ऑफ वन और अनदर जो कि उस इश्यू में इन्वॉल्व है, ठीक है? आर्टिकल 35 यहाँ पर ये कह रहा है कि एनी मेंबर ऑफ द यूएन मे टेक अ डिस्प्यूट टू द सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। जबकि आर्टिकल 51 जो कि चैप्टर 7 में टाइटल्ड है, वो कह रहा है एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस। ठीक है? तो बेसिकली अगर हम आर्टिकल 51 के तहत गए हैं, तो हम ये बस बोल रहे हैं कि भाई हमें हमारे देश में जो है पीस को जो है वो थ्रेट है, शांति भंग होने की संभावना है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 35 के तहत गए हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई जो डिस्प्यूट हो रहा है, उसका कारण डायरेक्टली पाकिस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सिर्फ पीस की बात नहीं की गई है, पीस भंग होने की बात भी की गई है। ठीक है? और ऐसा कहना है यूएन मेंबर का कि देखिए यूएन मेंबर्स जो हैं उनके पास इनहेरेंट राइट है कि वो इंडिविजुअल या कलेक्टिवली सेल्फ डिफेंस की अगर बात आए तो वहां पर वो स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारे आर्टिकल्स 35 51, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस पूरी कहानी के बाद इश्यू ये उतर रहा है कि कहाँ से आ रही है आखिर वो प्रॉब्लम, कहाँ जा रही है, जो कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर को लेकर के उठ रहा है। क्यों आखिर इतना अगेंस्ट है हमारी सरकार कि कश्मीर इश्यू का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हुआ? तो देखिए, कश्मीर इश्यू जो है वो नो लॉन्गर इट हैज़ रिमेन्ड एज़ अ बायलैटरल इश्यू। ठीक है? मुद्दा यही है कि देखिए आपने इसको इंटरनेशनलाइज्ड बना दिया। जहाँ 2 देशों के बीच की कहानी थी, आपने वहाँ पे 50 और देशों को शामिल कर दिया। मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है? जबकि इंडिया स्टिल सक्सेसफुल रहा है इंटरनेशनलाइजिंग जो टेररिज्म है, उनको जो है रोकथाम करने में, उनको खत्म करने में। जबकि जो कश्मीर इश्यू है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है और ये कहना भी है सीतारमन जी का कि भाई जब से हमारी सरकार आई है, हम टेररिज्म के प्रॉब्लम को जो है बहुत एक्टिवली हैंडल कर रहे हैं और जो आपने नहीं किया, ये आरोप उन्होंने लगाया। सो वी वोंट बी गोइंग इन द पॉलिटिकल साइड। बस मुद्दा ये हमें समझना है कि क्यों इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर का इश्यू बना हुआ है और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो प्रॉब्लम इन्हीं 2 जगहों पर आ रही है। एक तो ये कि जो चीज़ 2 देशों के बीच की थी, आपने उसको एक हौवा बना करके पूरा 50-100 देशों को इन्वॉल्व कर दिया। और दूसरी चीज़ कि इंडिया जो है वो टेररिज्म को कवर करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो अभी भी ड्यू टू द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन सॉल्व नहीं हो पाई है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बात हुई हैं कल की पार्लियामेंट में, जो मुद्दे उठे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर इश्यूज़ रेज़ करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वो भी हमें बताइए और किस टॉपिक्स पे हम आपका जो भी डाउट है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं वो बताइए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।